Hello everyone, this is Jayan. So welcome to the second lecture of molecular spectroscopy. So previous lecture में हमने पढ़ा था कि बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें हमने देखा था कि जब भी मैटर और लाइट का इंटरेक्शन होता है तो हमारे पास बहुत सारे फिनोमिनाज होते हैं। उन फिनोमिनाज में से हमने दो ही फिनोमिनाज को स्टडी करना है स्पेक्ट्रोस्कोपी, दैट इज एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन। क्यों? इसका रीजन ये है क्योंकि अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स, बिकॉज क्वांटम मैकेनिक्स अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, जो ट्रांजिशंस होती हैं वो क्या होती है मॉलिक्यूलर लेवल पे, और जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो क्या है, एक एप्लीकेशन है क्वांटम मैकेनिक्स का। इसलिए हमें बेसिकली डील्स करना है जो ट्रांजिशंस, जो फिनोमिनास ट्रांजिशंस देते हैं मॉलिक्यूलर लेवल पे। तो दो ही फिनोमिनास होते हैं, एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन। फिर हमने उसके बाद देखा कि जो लाइट का स्पेक्ट्रम होता है, हमने उसके बाद लाइट के बारे में पढ़ा। लाइट में डिफरेंट रीजन होते हैं, हर रीजन क्या क्या होता है, डिफरेंट एनर्जी होती है, और वो डिफरेंट एनर्जी जब किसी मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है तो वो डिफरेंट स्पेक्ट्रा देती है, और उसी स्पेक्ट्रा से हमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज पता लगती है मॉलिक्यूल की। उसके बाद हमने देखा कि जैसे कि कोई भी लाइट पड़ी तो लाइट कौन से मॉलिक्यूल के लिए कौन सी लाइट सुटेबल है फॉर ट्रांजिशंस, उसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा। सो कुछ तीन कंडीशंस होती हैं, उन्हीं तीन कंडीशंस को आज हम डिस्कस करेंगे। और उसको अगर हम तीन कंडीशंस को अगर हम ये भी कह सकते हैं कि वो इंटेंसिटीज ऑफ ट्रांजिशंस को रिप्रेजेंट करती हैं। इसका ये मतलब हुआ कि अगर वो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तभी क्या होगा, जो तुम्हारी ट्रांजिशंस होंगी वो ज्यादा क्या होंगी, इंटेंसिफाई होंगी, मोर ट्रांजिशंस होंगी, जिसकी वजह से जो तुम्हें स्पेक्ट्रा मिलेगा, जो स्पेक्ट्रा में मिलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली हमें स्पेक्ट्रा को इंटरप्रेट करके क्या वैल्यूज निकालनी है, तो उसके लिए हमें ट्रांजिशंस की जो ट्रांजिशंस होती है मॉलिक्यूलर लेवल पे, उसको उसकी कंडीशंस पढ़नी होगी कि किस कंडीशंस में क्या होता है कि मॉलिक्यूलर ट्रांजिशन होंगी। तो उसके लिए हमारे पास जो टॉपिक आता है वो होता है इंटेंसिटी ऑफ ट्रांजिशंस। इंटेंसिटी ऑफ ट्रांजिशंस। इंटेंसिटी ऑफ ट्रांजिशंस में जो सबसे पहली चीज होती है, जो सबसे पहला कंडीशन होता है वो होता है तुम्हारे पास बोहर्स फ्रीक्वेंसी। बोहर फ्रीक्वेंसी कंडीशन। फिर उसके बाद जो सेकंड कंडीशन होती है वो होती है सिलेक्शन रूल, एंड देन उसके बाद होता है अपने पास पॉपुलेशन रेशियो। तो बेसिकली हम ये तीनों कंडीशंस वन बाय वन डिस्कस करनी है, और हर स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए ये तीनों कंडीशंस वेरी करती हैं, तो हमें देखना है वन बाय वन। और बेसिकली इनकी डिटेल स्टडी हम करेंगे जब हम पर्टिकुलर स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे। यहाँ पे जस्ट हम ओवरव्यू ले रहे हैं कि ये तीनों कंडीशंस बेसिकली किन बेसिस पे बनाई गई हैं। तो सबसे पहले अगर देखें हम बोहर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन, तो इसका डिस्कशन करते हैं बोहर फ्रीक्वेंसी कंडीशन का। तो अगर हम बोहर फ्रीक्वेंसी कंडीशन की बात करें, बोहर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें क्या है, बोहर्स ने बोला कि सपोज अगर अपने पास कोई भी दो एनर्जी लेवल है, कोई भी दो एनर्जी लेवल, ये E0 है, ये E1 है, दैट इज ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट। तो जो इनके बीच का जो एनर्जी गैप है ना, ये होना चाहिए तुम्हारे पास डेल्टा E इज इक्वल्स टू एच न्यू। सपोज ये है इस एनर्जी की, ये एनर्जी गैप है, तो हमें ट्रांजिशंस करवाने के लिए किसी भी मॉलिक्यूल में इतनी ही एनर्जी की लाइट डालनी पड़ेगी, दैट इज E इज इक्वल्स टू एच न्यू। तभी क्या होगा, तुम्हारे पास ट्रांजिशंस पॉसिबल होंगे। तो इसने अल्टीमेटली ये कहा कि वही ट्रांजिशंस पॉसिबल होंगी जिनमें एनर्जी गैप का जो डिफरेंस है वो इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी से इक्वल हो, मैच कर दे। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आई कि सपोज कीजिए, अगर हम लाइक केस में डिस्कस करते हैं, केस वन, कि अगर मान लीजिए अपने पास दो लेवल्स हैं, तो सपोज मॉलिक्यूल्स यहाँ पे पड़े हैं ग्राउंड लेवल पे, E0, E1, E2, और मान लीजिए जो एनर्जी डिफरेंस है ये वाला, ये 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। सिमिलरली सिंस इट इज अ क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल, सो इसकी भी क्या होगी 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब हमने जो इसमें इंसिडेंट रेडिएशन डाली, ट्रांजिशन के लिए हमें रेडिएशन डालनी पड़ेगी, तो जैसे हमने इसमें इंसिडेंट रेडिएशन डाली कोई जिसकी एनर्जी क्या है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं। क्या ये वाला मॉलिक्यूल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी अब्सॉर्ब करके यहाँ पे चला जाएगा, क्योंकि इस दोनों एनर्जी के बीच में E0 और E2 के बीच में जो डिफरेंस है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, तो क्या ये मॉलिक्यूल इसको एब्सॉर्ब करके E2 में चला जाएगा।
या फिर ये सिर्फ 0.5 ही एब्जॉर्ब करके यहाँ जाएगा। तो इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करने के लिए हमें दूसरी कंडीशंस को भी पढ़नी पड़ेगी, उनका जरूरत भी पड़ेगी। बट इसमें एक और बात है कि सपोज ये जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और ये 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑब्वियसली ज्यादा है, तो ये एनर्जी गैप की कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर रही है। बट हमें ये नहीं पता लग रहा कि ट्रांजिशंस किन एनर्जी लेवल में किन एनर्जी लेवल्स के बीच में हो रही है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एनर्जी डिफरेंसेस पता करने पड़ेंगे। एनर्जी डिफरेंसेस मतलब कि कौन से ट्रांजिशंस में हमें एनर्जी ज्यादा चाहिए, क्योंकि बेसिकली उसके लिए हमें एक अप्रोक्सीमेशन पढ़नी पड़ेगी, तो वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हमें जानना यही पड़ेगा कि जो एनर्जी गैप होती है पर्टिकुलर ट्रांजिशंस के लिए, तो उनमें एनर्जी गैप कितना होगा और हमें कितनी फ्रीक्वेंसी या कितनी वेवलेंथ की लाइट उसमें डालनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू मेक द ट्रांजिशंस और सेटिस्फाई दिस बोर कंडीशंस। तो उसके लिए हमें बॉर्न-ऑपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन पढ़नी पड़ती है, जो क्या कहती है, अगर हम देखते हैं बॉर्न-ऑपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जब भी कोई लाइट मैटर से इंटरेक्ट करती है ना, मैटर से इंटरेक्ट करती है, मैटर यानी मॉलिक्यूल, जब भी कोई लाइट मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करती है, दैट इज E इज इक्वल्स टू h, तो इसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस नहीं होती, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ही नहीं होती, बल्कि इसमें होती है रोटेशनल भी, वाइब्रेशनल भी होती है, एंड समवट वी कैन से दैट ट्रांसलेशनल मोशंस भी होती हैं, ट्रांसलेशनल एनर्जी भी होती है। सो ऑल दीज डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जीज a molecule is showing when light falls on the matter. Now इसका क्या मतलब है कि मतलब अगर हम टोटल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल की बात करें, तो टोटल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल क्या होगा, अगर हम सपोज 80 से टोटल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल डेजिग्नेट करें, तो जो हमारे पास टोटल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल होगा वो होगा E ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस E ऑफ वाइब्रेशन प्लस E ऑफ रोटेशन प्लस E ऑफ ट्रांसलेशन। ठीक, यही होगा। तो ये क्या होगी हमारे पास टोटल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। बट इसमें क्या कहते हैं हम, तो हमें इसी टोटल एनर्जी बेसिस, सिंस टोटल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशन एंड रोटेशन एंड ट्रांसलेशन। बट एक इसमें ये भी केस होता है कि जो ट्रांसलेशन होता है हम जनरली नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि जो इसकी एनर्जी गैप होती है वो बहुत ही मिनिमम होती है और क्वांटाइज्ड भी नहीं होती। क्वांटाइज का क्या मतलब है कि सिंस वी आर डीलिंग विद क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स मॉलिक्यूलर लेवल पे डील कर रहे हैं, तो ट्रांजिशंस उनके बीच में पॉसिबल है जो जिनका मतलब एनर्जी गैप क्या हो या एनर्जी डिफरेंस क्या हो, डिस्क्रीट और क्वांटाइज्ड। तो ट्रांसलेशन में हमें क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स नहीं मिलते, जो ट्रांसलेशनल मोशन है ना, तो उनमें हमें क्वांटाइज्ड एनर्जी या डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स नहीं मिलते। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसके लिए हमें, तो इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। तो हमारे पास अगर टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखें, तो जो E टोटल होगा ना वो होगा E ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्लस E ऑफ ट्रांसलेशनल प्लस E ऑफ वाइब्रेशनल प्लस E ऑफ रोटेशन। तो ये क्या हो गई, टोटल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल हो गई जब भी कोई लाइट मैटर से इंटरेक्ट करेगी। ना क्वेश्चन ये आता है कि जब भी मैटर लाइट से मैटर इंटरेक्ट करेगी, तो क्या ये तीनों ट्रांजिशंस एक साथ पॉसिबल है? क्या मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन भी देगा, क्या वाइब्रेशनल भी देगा, क्या रोटेशनल भी देगा? तो इसके लिए हमें जानना पड़ेगा। वो तभी दे सकता है, जैसे हमने पढ़ा था बोर फ्रीक्वेंसी कंडीशन में, कि ट्रांजिशंस तो तभी पॉसिबल होंगी जब एनर्जी गैप और इंसिडेंट रेडिएशन का एनर्जी इक्वल होगा। बट अगर हम ये मान लें कि जैसी मॉलिक्यूल्स में एनर्जी गिर रही है तो वो 3 टाइप की एनर्जी शो कर रहा है, क्या वो तीनों टाइप की एनर्जी के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या ट्रांजिशन शो करेगा? तो उसके लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि इनके बीच में एनर्जी गैप कितना है। उसी हिसाब से हम बता सकते हैं कि जो इंसिडेंट रेडिएशन होगी, जो भी लाइट की वेवलेंथ एनर्जी या जो भी एनर्जी की लाइट मैटर पे गिरेगी, वो किन किन ट्रांजिशंस को पॉसिबल करवा सकती है, या उनकी डिफरेंस जो एनर्जी गैप है उसके इक्वल उसकी एनर्जी हो सकती है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले एनर्जी गैप पढ़ना पड़ेगा। तो उस एनर्जी गैप के लिए सपोज हमने जो चेंज इन
लेवल्स देखा, तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक की बात करें कि डेल्टा ई ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, इसको हम ये इस नाम से भी पढ़ सकते हैं कि दैट इज एनर्जी ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ अ मॉलिक्यूल। तो डेल्टा ई ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्या होगा, ये अराउंड 2500 सेंटीमीटर इनवर्स है। डेल्टा ई ऑफ इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या है, जो दो इलेक्ट्रॉनिक लेवल से कॉन्सिक्यूटिव उनमें जो डिफरेंस होता है वो 2500 सेंटीमीटर इनवर्स का होता है। अगर हम बात करें डेल्टा ई ऑफ वाइब्रेशनल की, तो इसमें जो डिफरेंस होता है, दिस इज व्हाट समवट कैलकुलेटेड और अप्रोक्सीमेटेड वैल्यूज, दिस इज व्हाट 100 सेंटीमीटर इनवर्स होता है, और जो डेल्टा ई होता है वो होता है रोटेशनल के लिए 1 to 10 सेंटीमीटर इनवर्स। तो इससे हमें ये आइडिया मिलता है कि सपोज अगर हम इसको डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करें कि सपोज कोई यहाँ पे हमारे पास भी एनर्जी लेवल है, दैट इज दिस, फिर देन उसके बाद अपने पास ये वाला एनर्जी लेवल है दिस, एंड देन वी हैव दिस एनर्जी लेवल। So this is what the increasing order of energy. Okay. So यहाँ से जो हम पता कर सकते हैं, जैसे ये जो ग्रीन लेवल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल। जो रेड है ये रिप्रेजेंट कर रहा है वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल, और ये जो ब्लैक है, ब्लैक रिप्रेजेंट द रोटेशनल एनर्जी लेवल। ये हमने जस्ट इसकी एक इमेज से समझने की कोशिश करी है कि जैसे हमारे पास जो डेल्टा ई का गैप है, डेल्टा ई ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मतलब कि ये जो ग्रीन वाले एनर्जी लेवल है इनमें गैप ज्यादा है, तो इनमें जो ट्रांजिशंस होंगी, जो इनके बीच में ट्रांजिशंस होंगी, उनके लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। मतलब कि हमारे पास लोअर वेवलेंथ की लाइट चाहिए और मोर फ्रीक्वेंसी वाली लाइट चाहिए, तभी तो ये ट्रांजिशन पॉसिबल होगी। तो अगर हम वाइब्रेशनल की बात करें, अगर हम इन लेवल्स के बीच की ट्रांजिशंस की बात करें या इन लेवल के बीच की ट्रांजिशंस की बात करें, तो इसमें क्या होगा कि जो डेल्टा ई ऑफ वाइब्रेशनल है वो क्या है, ई ऑफ इलेक्ट्रॉनिक से कम है। इसका ये मतलब है कि जो ट्रांजिशंस होती है ना वाइब्रेशनल लेवल में, वो वाइब्रेशन लेवल में जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स का, अगर हम कोई भी सपोज हमने ऐसा समझ सकते इसको कि सपोज हमने कोई भी विजिबल लाइट है, विजिबल लाइट में क्या होगा कि तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस तो हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें जो विजिबल लाइट में जो एनर्जी होती है लाइट की, वो क्या है, एनर्जी इक्वल टू दिस होती है। तो दैट्स व्हाई द ट्रांजिशन विल बी पॉसिबल इन इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी व्हेन वी जस्ट रेडिएटेड अ विजिबल एनर्जी, विजिबल लाइट। पर अगर हम विजिबल लाइट डालते हैं तो ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना कि क्योंकि इनके बीच का एनर्जी गैप तो कम है ना इलेक्ट्रॉनिक से, तो ये भी ट्रांजिशंस पॉसिबल हो सकती है। तो इसीलिए हम जो भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पढ़ते हैं उनमें तो एक हम प्योर इलेक्ट्रॉनिक पढ़ते हैं, एक प्योर इलेक्ट्रॉनिक अकम्प्लेंड बाय दिस रोटेशनल एज वेल एज वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस। क्योंकि अल्टीमेटली अगर हम इतनी अमाउंट की एनर्जी डालेंगे तो कहीं ना कहीं तो ये भी ट्रांजिशंस होंगी ना। तो सिमिलरली अगर हम आईआर डालते हैं, आईआर रेडिएशन डाली सपोज हमने, आईआर रेडिएशन क्या है, इसके कंपैरेटिव इसकी एनर्जी कम है, तो आईआर रेडिएशन डाली तो ये तो ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अपन को पता है कि जो डेल्टा ई होना चाहिए एच नहीं होगा, जो डेल्टा ई होना चाहिए एनर्जी गैप का शुड बी इक्वल टू दैट ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। इंसिडेंट रेडिएशन क्यों इक्वल होना चाहिए? इंसिडेंट रेडिएशन का अगर हम ई ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बात करें और आईआर, तो ये एनर्जी गैप और इसकी एनर्जी सेम नहीं है, तो ये ट्रांजिशन तो पॉसिबल नहीं है। इसके लिए क्या करते हैं, अगर हम आईआर डालते हैं तो सिर्फ वाइब्रेशनल एनर्जी ट्रांजिशन होती है, बट रोटेशनल एनर्जी की जो एनर्जी हो गैप होती है वो वाइब्रेशनल से कम है। तो इस वजह से क्या होगा कि जो रोटेशनल एनर्जी होंगी जब हम आईआर डालेंगे, तो इसका ये मतलब है कि जब हम विजिबल डाल रहे हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस भी हो रही हैं, प्लस वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस भी हो रही हैं, प्लस रोटेशनल ट्रांजिशंस भी हो रही हैं।
और जब हम सिर्फ आईआर डाल रहे हैं, आईआर से हमें क्या है मिल रहा है, मतलब हमें वाइब्रेशनल ट्रांजिशन मिल रही है प्लस रोटेशनल ट्रांजिशन मिल रही है, यही हो रहा है। पर जब हम सीधे इसमें इस अमाउंट की एनर्जी डाल रहे हैं, सपोज हमने कोई माइक्रोवेव रेडिएशन डाल दी, इसमें माइक्रोवेव डाल दी कोई, तो जैसे हमने इसमें माइक्रोवेव डाली तो क्या होगा कि माइक्रोवेव की एनर्जी क्या है, इन तीनों दोनों लेवल से, वाइब्रेशन से भी कम है और इलेक्ट्रॉनिक से भी कम है। तो ये तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन और वाइब्रेशन ट्रांजिशन होगा। इसीलिए क्या करते हैं, जब भी हम माइक्रोवेव डालते हैं तो सिर्फ रोटेशनल एनर्जी ट्रांजिशन होती है, मतलब कि इनके ही बीच में ट्रांजिशन होती है, ये ट्रांजिशन नहीं होती है। तो इस वजह से क्या कहते हैं कि जो माइक्रोवेव रीजन और अभी कैसे रोटेशनल स्पेक्ट्रा है वो लोवेस्ट एनर्जी स्पेक्ट्रा शो करता है, जो इनके बीच का एनर्जी गैप है वो वेरी कम है। तो इससे हमें यही कंक्लूजन मिलता है कि जो ई ऑफ इलेक्ट्रॉनिक है उनमें एनर्जी गैप ज्यादा होता है। बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन ने यही बोला कि अगर इनके बीच में जो एनर्जी गैप ज्यादा है, अगर एनर्जी गैप ज्यादा है तो ऑब्वियसली कि इन ट्रांजिशंस में टाइम स्केल ज्यादा होगा, मतलब कि अगर एनर्जी गैप ज्यादा है तो मॉलिक्यूल को ज्यादा टाइम लगेगा यहाँ से यहाँ जाने में एज कम्पेयर टू यहाँ से यहाँ जाने में, एज कम्पेयर टू यहाँ से यहाँ जाने में। तो इसीलिए ड्यू टू लार्ज डिफरेंस इन देयर टाइम स्केल, क्योंकि यहाँ पे अगर हम 2500 सेंटीमीटर इनवर्स की बात करें तो सीधा 1000 देन 10 सेंटीमीटर इनवर्स, तो जो एनर्जी डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा गैप वेरी कर रहा है। तो सिमिलरली अपने पास जो टाइम स्केल है वो भी वेरी करेगा। तो उसकी वजह से क्या कहता है कि जो बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन बताता है कि वी कैन स्टडी इंडिपेंडेंटली ऑल दीज काइंड ऑफ ट्रांजिशंस एज वेल, तो हम इसको इंडिपेंडेंटली भी स्टडी कर सकते हैं। तो ये तो बेसिक बात हुई तुम्हारी बॉर्न बोहर फ्रीक्वेंसी एंड बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन की। नाउ जो सेकंड इंपॉर्टेंट कंडीशन है ट्रांजिशंस के लिए वो है सिलेक्शन रूल। जो सिलेक्शन रूल होता है वो बेसिकली क्या होता है, अगर हम सिलेक्शन रूल की बात करें अगर हम सिलेक्शन रूल, जो सेकंड कंडीशन है इंटेंसिटी ऑफ ट्रांजिशन के लिए, जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बस हमें ये जो तीन कंडीशंस हम पढ़ रहे हैं ना, हमें पूरी स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो भी हम डिफरेंट जैसे रोटेशनल वाइब्रेशन एंड देन वी हैव इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस, तो जो भी हम स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे उनमें हमने ये तीन चीजों पे ही फोकस करना है। बेसिकली ये तीन चीजें ही पूरा स्पेक्ट्रा को डिफाइन करती हैं और हमें स्पेक्ट्रा को ही इंटरप्रेट करना है। तो जो सेकंड कंडीशन है, तो पहली कंडीशन में क्या दिक्कत है कि ट्रांजिशंस तो हमें पता लग गई कि ट्रांजिशंस तो तभी होंगी जब जो गैप है वो क्या होना चाहिए, डेल्टा ई होना चाहिए, और जो एनर्जी क्या होनी चाहिए इस डेल्टा ई के इक्वल होनी चाहिए, तभी ट्रांजिशंस क्या होंगी, पॉसिबल होंगी। तो ये तो होगी बोहर कंडीशन। बट हमने इसका सेकंड एस्पेक्ट भी देखा था कि अगर अपने पास ये दो एनर्जी लेवल है और हमने इसमें क्या डाला था 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अगर एनर्जी गैप है और अगर 0.3 डाला था इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये ट्रांजिशन शो करेगा नहीं करेगा, क्योंकि जो इंसिडेंट लाइट की रेडिएशन है वो एनर्जी गैप से कम है। पर जैसे हमने इसमें 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी डाली तो इसमें क्या पॉसिबिलिटी है, ट्रांजिशन तो होगी। अब हमें पॉसिबिलिटीज नहीं पता, इसमें नो डाउट ट्रांजिशंस तो होंगी क्योंकि जो लाइट डाल रहे हैं वो हायर एनर्जी की है, बट ये नहीं पता कि ट्रांजिशंस इस लेवल से यहाँ तक होंगी या फिर इस लेवल से यहाँ तक होंगी। तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा सिलेक्शन रूल, जो हमें बताता है कि किन किन लेवल से, किन क्वांटम लेवल्स पे ट्रांजिशंस पॉसिबल होंगी और कौन से मॉलिक्यूल कौन सी पर्टिकुलर लाइट या वेवलेंथ के लिए ये कोई भी ट्रांजिशंस पर्टिकुलर ट्रांजिशंस शो करें। तो उसके लिए हमारे पास ये सिलेक्शन रूल होते हैं। तो सिलेक्शन रूल का क्या मतलब है, सिलेक्शन रूल नाम से पता लग रहा है, सिलेक्शन मींस ट्रांजिशंस की सिलेक्शन किन एनर्जी लेवल्स में। तो अगर हम बात करें कि सिलेक्शन रूल, तो सिलेक्शन रूल को हम दो टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो अपने पास हो गया ग्रॉस सिलेक्शन रूल, ग्रॉस सिलेक्शन रूल, एक हो गया अपने पास स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल। तो ये दो रूल हमें पढ़ने होते हैं। तो ग्रॉस सिलेक्शन रूल को हम ऑल्सो डिस्क्रिप्टिव सिलेक्शन रूल भी कह सकते हैं। मतलब बेसिकली ये थ्योरेटिकली हमें नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल बताता है, इट जस्ट टेल द नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल इंटरेक्टिंग विथ और शोइंग पर्टिकुलर स्पेक्ट्रा। तो इससे हमें बेसिक
आइडिया हो जाता है कि कौन से मॉलिक्यूल में क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए जिसकी वजह से हमें एक पर्टिकुलर स्पेक्ट्रा मिल जाए। और अगर हम स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल की बात करें तो ये बेसिकली होता है क्वांटम मैकेनिकली ड्राइव करते हैं, इसको हम ड्राइव करते हैं क्वांटम मैकेनिकली ड्राइव करते हैं। तो ये तो बेसिक बात हो गई। अगर हम एग्जांपल से समझे, फॉर एग्जांपल अगर हम रोटेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें तो रोटेशन में जो नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल होना चाहिए वो नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल होना चाहिए कि मॉलिक्यूल में परमानेंट डायपोल मोमेंट होना चाहिए। पहली बात तो ये क्या है, जो ये परमानेंट डायपोल मोमेंट है ये बेसिकली क्या है, ग्रॉस सिलेक्शन। ये रिप्रेजेंट या ये बताता है कि मॉलिक्यूल का नेचर कैसा होना चाहिए टू शोइंग अ रोटेशनल स्पेक्ट्रा, रोटेशनल स्पेक्ट्रा के लिए। रोटेशन स्पेक्ट्रा के लिए जो मॉलिक्यूल का नेचर होना चाहिए उसमें एक तो परमानेंट डायपोल मोमेंट होना चाहिए। ये क्या बताता है, तुम्हारा ग्रॉस सिलेक्शन रूल। अगर हम बात करें स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल की तो उसके लिए जो हमारे पास जो डेल्टा जे होता है, जो डेल्टा जे होता है हमारे पास वो होना चाहिए +-1। और इसमें जो जे रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर हम यहाँ पे देखें, जे होता है रोटेशनल क्वांटम नंबर, और जो +1 रिप्रेजेंट कर रहा है ये बता रहा है कि जो भी +1 मीन्स लोअर टू हाई, तो जो भी ट्रांजिशंस एब्जॉर्प्शंस के कारण हो रही हैं तो वो उन्हीं के बीच में होंगी जिनमें एनर्जी डिफरेंस क्या होगा या कॉन्सिक्यूटिव लेवल्स पे क्या होंगी ट्रांजिशंस होगी। सपोज E0 टू E1 या फिर E1 टू E2, तो ऐसी ट्रांजिशंस होंगी हम +1 से डेजिग्नेट करेंगे। अगर अपने पास जो J होगा वो -1 होगा तो इसका मतलब क्या है कि ट्रांजिशंस लोअर टू हाई हो रही, बट 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ट्रांजिशंस हमेशा कॉन्सिक्यूटिव लेवल्स में ही होंगी। तो यही सब चीजें में नेक्स्ट मतलब जो भी हम आगे पढ़ेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी में तो उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जैसे हमने पहला सिलेक्शन और पहली कंडीशन पढ़ी कि बोर फ्रीक्वेंसी कंडीशंस क्या क्या होती है, उसमें हमने एनर्जी का डिफरेंस देखना है। तो जैसे हम रोटेशन स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे तो इसमें हम एनर्जी का डिफरेंस देखेंगे कि एनर्जी की क्या वैल्यू होती है, और उसके बाद हम देखेंगे सिलेक्शन रूल क्या होते हैं। उसमें हम देखें जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल उसमें परमानेंट डायपोल मोमेंट होना चाहिए, और उसका जो जे वैल्यू होता है, जे मतलब क्वांटम लेवल पे किन किन लेवल्स पे ट्रांजिशन होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो थर्ड इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है विच इज पॉपुलेशन रेशियो। तो पॉपुलेशन रेशियो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है टू डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांजिशंस। पॉपुलेशन रेशियो मतलब नाम से पता लग रहा है पॉपुलेशन समवट रिलेटेड टू पॉपुलेशंस, दैट इज पॉपुलेशन हियर मींस द नंबर ऑफ पार्टिकल्स और द मॉलिक्यूल्स दैट आर प्रेजेंट इन द ग्राउंड स्टेट लेवल। तो इसको पढ़ने के लिए हमें एक लॉ पढ़ना पड़ता है जिसको हम कहते हैं बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अगर हम एक्सप्रेशन लिख रहे हैं जो पॉपुलेशन रेशियो है फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, तो अगर हम इसको लिखें इसके एक्सप्रेशन तो NJ/M0 इज इक्वल्स टू GJ/G0 एक्सपोनेंशियल की पावर -ΔE/K। तो ये तो तुम्हारा हो गया बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का एक्सप्रेशन विच इज लाइक दिस। तो इससे हमें ये पता लगता है कि जो मॉलिक्यूलर लेवल्स पे या फिर जो मॉलिक्यूल्स में जो ट्रांजिशंस हो रही है वो कितनी इंटेंसिफाई होंगी, वो किस पे डिपेंड करेगा कि जो पॉपुलेशन होगी अगर ग्राउंड स्टेट पे, फॉर एग्जांपल अगर हम एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो एब्जॉर्प्शन में क्या होगा कि अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ग्राउंड स्टेट पे ज्यादा है तो अगर हम कोई भी एनर्जी डालते हैं इनमें तो ट्रांजिशंस क्या आएंगे, ज्यादा होंगे, क्योंकि मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे। तो जितनी ज्यादा ट्रांजिशन होगी उतने ज्यादा हमें क्या मिलेंगे, स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेंगी। तो हम उसको इजीली आइडेंटिफाई स्पेक्ट्रा मिलेगा, हमें क्लैरिफाई स्पेक्ट्रा मिलेगा। अगर हम NJ/N0 की बात करें तो ये क्या डेजिग्नेट कर रहा है यहाँ पे, रेशियो और हायर रेशियो ऑफ पार्टिकल्स ऑफ हायर एनर्जी लेवल
टू ग्राउंड स्टेट। और यहाँ पे जो KT है, जो डेल्टा ई रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिफरेंशियल एनर्जी लेवल, और जो KT रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, KT क्या है हमारे पास, थर्मल एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, थर्मल एनर्जी। तो अगर हम बात करें कि पॉपुलेशन रेशियो, क्योंकि हमें अल्टीमेटली क्या है, ट्रांजिशंस को इंटेंसिफाई करना है। इंटेंसिफाई कब होगी, जब पॉपुलेशन क्या होगा, ग्राउंड स्टेट पे ज्यादा होगा, मतलब ग्राउंड स्टेट में नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होंगे। तो उसके लिए जो हमें कंडीशंस है, वो पॉपुलेशन किस पे डिपेंड करेगा, दो ही फैक्टर पे डिपेंड करेगा, दैट इज डेल्टा ई और KT। कैसे कि सपोज अगर हम ये भी ट्रांजिशंस लेते हैं और हमने क्या करा कि ये जो डेल्टा ई का गैप है, ये गैप क्या है, डेल्टा ई, ओके। तो अगर हमने डेल्टा ई की वैल्यू को बढ़ा दिया तो क्या ट्रांजिशंस पॉसिबल होंगी, नहीं होंगी। अगर हमने डेल्टा ई की वैल्यू को बढ़ा दिया तो ये क्या होगा, एनर्जी गैप बढ़ जाएगा, और ये जो क्या होंगे ट्रांजिशन से एब्जॉर्ब करके मॉलिक्यूल जो हम इंसिडेंट रेडिएशन डालते हैं, तो अगर वो हम सेम एनर्जी गैप का डालते थे, पहले देखो अगर हमने इंसिडेंट रेडिएशन डाला जो इसकी एनर्जी गैप क्या है डेल्टा ई, तो ट्रांजिशन हो जाती थी। पर जैसे ही हमने रेडिएशन की एनर्जी को तो सेम रखा, पर हमने क्या किया, एनर्जी गैप बढ़ा दी। एनर्जी गैप बढ़ाने से क्या होगा कि ये जो ट्रांजिशन है ये क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगे। तो पॉपुलेशन रेशियो क्या हो जाएगा, ग्राउंड लेवल पे। ये अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमैन है। इस एक्सप्रेशन से हम इसको इंटरप्रेट कर रहे हैं कि अगर जैसे हमने डेल्टा ई की वैल्यू बढ़ा दी तो क्या हो जाएगा, ग्राउंड लेवल पे पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। सिमिलरली अगर हम KT की बात करें, थर्मल एनर्जी, अगर हमने मॉलिक्यूल की थर्मल एनर्जी को कम कर दिया, ऑब्वियसली एनर्जी कम ही करनी है हमें, तो मॉलिक्यूल की अगर थर्मल एनर्जी को कम कर दिया तो क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स की जो भी मॉलिक्यूल्स है वो ग्राउंड स्टेट पे ही रहना पसंद करेंगे। तो हमें हमारे पास दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन क्या होगी कि जो डेल्टा ई वैल्यू है इट शुड बी हायर, एंड जो सेकंड है KT वो क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो इन्हीं दो कंडीशन से हमें ग्राउंड लेवल पे पॉपुलेशन ज्यादा है। जो ग्राउंड लेवल पे पॉपुलेशन इज मोर, तो इससे क्या होगा, हमारे पास ट्रांजिशन ज्यादा आएंगे। तो ये तीन फैक्टर थे जो हमें इंटेंसिटी ऑफ ट्रांजिशन के बारे में पढ़ने थे, और मेनली हमें यही तीन फैक्टर्स हर स्पेक्ट्रोस्कोपी में डिस्कस करने हैं। और अब जैसे हम नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे विद कोर स्पेक्ट्रा, दैट इज फिजिकल स्पेक्ट्रा, जिसमें पहला स्पेक्ट्रा हम पढ़ेंगे रोटेशनल स्पेक्ट्रा। तो उसमें हम देखेंगे कि एनर्जी गैप क्या होता है, एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे उनके सिलेक्शन रूल क्या होते हैं, जिनमें हम ग्रॉस सिलेक्शन रूल डिस्कस करेंगे। फिर देन हम स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम उसका दो केस पढ़ते हैं, जैसे आइडियल और नॉन आइडियल, कि रिजिड रोटर क्या होता है, नॉन रिजिड रोटर क्या होता है, टाइप्स ऑफ रोटर्स क्या होते हैं। पॉपुलेशन रेशियो पढ़ेंगे कि फैक्टर अफेक्टिंग द पॉपुलेशन रेशियो, क्या उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं विद चेंज इन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल्स। और उसके बाद हम देखेंगे कि किस क्वांटम लेवल पे उसकी वैल्यू क्या होगी पॉपुलेशन की, या नंबर ऑफ पार्टिकल्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो वो हम सब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो आज की क्लास में हमने बेसिकली ये तीन कंडीशंस डिस्कस करी हैं। तो नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। थैंक यू वेरी मच।